के उम्मीदवार बनेंगे, इसलिए वो एनडीए से अलग हो गए कि भारत इंडिया गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगा, उम्मीदवार बनाएगा, लेकिन उन्हें झुंझुना थमा दिया गया। सुनने का काम एक मुंशी का काम है, फोन करके जानकारी देना और बैठकें बुलाना। नीतीश कुमार से कौन सवाल करेगा? वह 44 विधायकों के नेता है, ममता बनर्जी के पास 215 विधायक हैं। वह बंगाल में सीपीएम और ममता बनर्जी के बीच समझौता करा सकते हैं? देखिए, पहले तो सुशील मोदी जी को जो राजनीतिक वनवास में भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है उसका वो कोफ्त समय समय पर वो निकालने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार जी का नाम लेकर के ही उन्हें सुर्खियां मिल सकती हैं। खबरों में बने रहने के लिए किसी बड़े नेता का नाम लेना पड़ता है, और ये उनकी व्यवस्था है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ वो अगर नहीं बोलेंगे तो उनके इतने गहरे संबंध रहे हैं कि उन पर किसी का यकीन नहीं होगा। और शायद उनकी पार्टी में उन्हें किनारा पकड़ाने के पीछे भी वजह यही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कम थे, वो जनता दल यूनाइटेड के ज़्यादा करीब थे। लेकिन ऐसे बयानों से वो अपनी छवि का क्षरण करा रहे हैं, अपना व्यक्तित्व तो और वो छोटा कर रहे हैं। सांगठनिक पदों पर इस तरह की घटिया राय और इतने लंबे राजनीतिक जीवन के बाद अनाप शनाप बोलने से उनके व्यक्तित्व में निश्चित तौर पर जो एक गिरावट देखी जा रही है उसकी भरपाई निकट भविष्य में उनके लिए संभव नहीं है। सीट बंटवारा को लेकर के बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा है कि वे कह रही हैं कि कांग्रेस को 2 सीटें देंगी, लेकिन उनको ये भी मालूम है कि हमारे 2 सांसद जहां से सीट देने के बाद वो 2 हमारे जीते हुए सांसद हैं, हम लोग वहां से जीते हैं, और वो भी कांग्रेस टीएमसी और भाजपा के विरुद्ध लड़कर के जीते थे। उन पर कौन भरोसा करेगा? यह ममता है। कांग्रेस लड़ सकती है, अपने दम पर अधिक सीटें जीतने में सक्षम है, हम दिखा देंगे। हमें इन 2 सीटों को ममता की दया पर रखने की जरूरत नहीं है। एक बात बिल्कुल साफ है, सीट शेयरिंग को लेकर हर पार्टी की अपनी दावेदारी होती है। जैसे ही सीटों की साझेदारी को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर के आधिकारिक फैसला हो जाएगा, उसके बाद ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए इसे एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि वहाँ कांग्रेस भी एक पार्टी है, टीएमसी एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर है वहाँ। तो इस तरह की बातें आती रहती हैं, ये सामान्य है, इसको बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम के मांसाहारी होने संबंधी बयान पर गिरिराज सिंह ने हमला बोला और कहा कि उन्हें ये कहा है और फिर इसके लिए माफ़ी भी मांगी। उन्हें हिंदू आस्था पर हमला करने के लिए भगवान राम को मौखिक रूप से गाली दी। उन्होंने माफ़ी इसलिए नहीं मांगी क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। उन्होंने डर के कारण ऐसा किया, क्योंकि आज के युवा इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें उनसे माफ़ी मंगवाई गई, लेकिन एनसीपी ने माफ़ी मंगाई, लेकिन अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के बाद माफ़ी मांगना स्वीकार्य नहीं है। देखिए, हमारी जो परंपरा है, हम कुछ भी बोलते हैं, वाणी संयम बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार शब्द जुबान से फिसलते हैं, और जितेंद्र आव्हाड ने इसके लिए माफ़ी मांग ली है, और इसलिए इस पर अब सियासत की कोई गुंजाइश नहीं बननी चाहिए। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है। सरकार सभी विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच करा रही है, उन पर दबाव बना रही है और उनका अपमान कर रही है। पूरा देश जानता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। एक एक करके सभी विपक्षी नेताओं की जांच की जा रही है। देखिए, एजेंसियों को सांप सूंघ जाएगा अगर उन्हें कहा जाए कि वो अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, वो अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई करें, हसन मुश्रीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, मुकुल राय, शुभेंदु राय जैसे नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, हिमंता विश्वा शर्मा उनके रडार पर कभी आ जाए, ये चीज़ें संभव नहीं है। अब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्यप्रणाली को लेकर आम लोग भी अब समझने लगे हैं कि जिन लोगों से नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी को खतरा है, उन सब पर दबाव बनाने के लिए इन एजेंसीज का वो लगातार दुरुपयोग करा रहे हैं।